हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं मेंडलिज्म के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। क्योंकि हर साल इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। और सिलेबस में अगर देखें तो पेपर 1 में मेंडेलियन जेनेटिक्स इन मैन हमें पढ़ना है, तो उसके लिए पहले हमें मेंडलिज्म समझना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये भाई साहब जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, यही है ग्रेगोर मेंडल। ऑस्ट्रियन मॉन्क थे ये, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे कुछ प्लांट्स पे किए थे 1865 और 66 के बीच में। बट अगेन क्या हुआ, साइंटिफिक कम्युनिटी उस टाइम इनके जो भी लॉज थी उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, तो इनका जो भी रिसर्च था वो कहीं लॉस्ट हो गया, मतलब कि लाइट में नहीं आया। लेकिन 1890s में फिर से रीडिस्कवरी हुई इन लॉज की, और उसके पीछे हाथ था ह्यूगो डी व्राइस और कार्ल कॉरेंस का। तो इस तरह हम देखते हैं कि मेंडलिज्म, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज के लिए एंथ्रोपोलॉजी में टॉपिक है, वो कैसे पहले डिस्कवर हुई, फिर लॉस्ट हुई, फिर रीडिस्कवर हुई। तो चलिए हम फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डोमिनेंस वर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर कोई डोमिनेट कर रहा हो, तो आखिर डोमिनेट करने के लिए कोई सेकंड चीज़ भी मौजूद होना चाहिए। तो जीन के टर्म में हम क्या जानते हैं कि हमारे हर एक सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ जीन होते हैं। वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी कुछ सर्टेन पेयर्स ऑफ जीन होते हैं, हर एक प्लांट के अंदर अलग अलग। तो अब ये 23 पेयर्स को हम लिख सकते हैं कि हमारे अंदर 46 जीन होते हैं, लेकिन 46 डिफरेंट नहीं होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। मतलब कि 23 अलग अलग जीन होते हैं और उनके एक और एक्स्ट्रा कॉपी होती है हमारे पास। ठीक है, तो वही एक्स्ट्रा जो कॉपी होती है, तो दोनों में से कोई एक ही एक्सप्रेस करता है जनरली, तो उसे हम कहते हैं, जो एक्सप्रेस करता है उस अलील को हम कहते हैं डोमिनेंट अलील, और जो एक्सप्रेस नहीं करता है उस अलील को हम कहते हैं रिसेसिव अलील। तो इसे ही मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू साबित करने की कोशिश किया है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, क्रॉस किया प्योर टॉल पी प्लांट्स को प्योर ड्वार्फ पी प्लांट्स से। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ का यहाँ पे कंसेप्ट उन्होंने लिया कि चलिए कुदरत में मौजूद है दो तरह के प्लांट्स, आइए इनको क्रॉस करके देखते हैं। तो क्रॉस करने पे उन्होंने पाया कि जो हाइब्रिड्स जन्म लिए टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करने से, उनका जो F1 यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन था, वो सारे के सारे टॉल थे। तो ये पहले, तो सबसे पहले जो ये मिसकंसेप्शन को ख़त्म करता है वो ये था कि पहले के ज़माने में एक माना जाता था कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो दोनों पेरेंट का एवरेज होता था। यहाँ एवरेज नहीं हुआ, यहाँ सारे के सारे टॉल हो गए। ठीक है, और फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था इनका कि व्हेन F1 प्रोजीनी वेर अलाउड टू सेल्फ फर्टिलाइज, मतलब अब ये F1 जनरेशन जो हाइब्रिड्स थे उनको जब सेल्फ फर्टिलाइज करने के लिए अलाउ किया गया, तो बोथ टॉल एंड ड्वार्फ कैरेक्टर्स अपीयर्ड इन सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में टॉल भी दिखा और ड्वार्फ भी दिखा। तो ऐसा कैसे संभव है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है कि अगर टॉल प्लांट है तो हम उसे मानते हैं कि ये T और T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें दोनों पेयर जो है उस अलील का वो सेम है, होमोलोगस है, और दोनों के दोनों टॉलनेस वाला अलील है। ठीक है, और जो ड्वार्फ प्लांट है उसमें वो भी होमोलोगस है क्योंकि वो प्योर है, और दोनों के दोनों उसमें जो अलील है वो डॉर्फनेस वाला है। अब इसको क्रॉस करते हैं, तो देखिए कई जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनको ये कैसे क्रॉस हुआ समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। अगर सपोज दैट ये T और T और ये T और T दो, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये 23 पेयर्स के जगह हर एक गैमेट में सिर्फ 23 जीन होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं। तो वैसे ही हर एक जो अलील है वो सेपरेट हो जाता है गैमेट्स में। तो ये T जो एक प्लांट में मौजूद था वो दो अलग अलग गैमेट्स में बट जाता है। ठीक है, अब इनको क्रॉस करने का आप कोशिश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। सब जगह आपको देखिए T और T सब जगह आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पे कह दिया कि फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ कैपिटल T और स्मॉल t वाला ही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा हमें। लेकिन देखा क्या गया कि ये सारे के सारे टॉल हैं, तो भाई ज़रूर से ज़रूर ये जो ड्वार्फिज्म वाला अलील है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, यानी कि टॉलनेस वाला जो अलील है वो डोमिनेंट है। ठीक है,
अब जब इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया तो इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो कुछ इस तरह का फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं कि इसमें क्या था, एक टॉलनेस का था जीन और एक डॉर्फनेस का था जीन। सारे गैमेट्स बन गए, सेपरेट हो गए, और अब इनको आप क्रॉस कराएंगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। ये रहा, एक टी एक कैपिटल टी, एक टी एक स्मॉल टी, एक टी एक स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी। ठीक है, ये 4 रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जो यहाँ पे दिखाए गए, यहाँ पे दिखाए गए। तो पाया ये गया कि जीनोटाइपिकली तो ठीक है ये पाया गया, लेकिन फिनोटाइपिकली देखा गया कि 3 टॉल प्लांट्स हो गए और एक डॉर्फ प्लांट हो गया, यानी फिनोटाइप मतलब जो दिख रहा है। ठीक है, तो 3 टॉल और एक डॉर्फ हो गए। जीनोटाइप में क्या हो गए, 1:2:1, ये दोनों देखिए। ठीक है, तो 1:2:1। तो इससे कंक्लूज़न क्या निकला, इससे मेंडल ने कंक्लूज़न ये निकाला कि जीन्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इन पेयर्स कॉल्ड अलील्स। सबसे पहले तो अलील का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि भाई 2 अलग अलग अलील हमारे अंदर मौजूद होते हैं जिसके थ्रू आगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होता है नेक्स्ट जनरेशन में। मेंडल कॉल्ड जीन्स एज फैक्टर्स, वो उनको फैक्टर्स कहते थे। तो ये पॉइंट आप ज़रूर लिखेंगे कंक्लूज़न में। क्यों, इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ कंक्लूज़न तो निकाला जाएगा ना। तो पहला कंक्लूज़न ये है। दूसरा कंक्लूज़न ये है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो अलील का कैरेक्टर है एक्सप्रेस हो रहा है उसे हम डोमिनेंट अलील कह रहे हैं। कैसे, इसको समझिए। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन बन रहा था यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी था, मतलब दोनों अलग अलग जीन के अलील मौजूद थे, तो इसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। सेम रहता तो होमोजाइगस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉलनेस एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि एक कोई जीन जो है वो डोमिनेट कर रहा है सेकंड पे, तो उसे हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। सेम उसका अपोजिट अगर होता है कि द अदर अलील इज़ रिसेसिव अलील, जो नहीं दिख रहा है, जो दब गया, वो रिसेसिव अलील है। रिसेसिव अलील कब एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे देखिए, जब वो होमोलोगस हो जाता है, मतलब दोनों के दोनों अलील सेम हो जाते हैं, तब वो अपना कैरेक्टर शो करता है। तो अब हमने डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील के कंसेप्ट को समझ लिया। अब आइए कुछ डेविएशंस या कुछ एक्सेप्शंस को देखते हैं। हर एक साइंटिफिक लॉ की तरह यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस और डेविएशंस है। पहला एक्सेप्शन है या पहला डेविएशन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं कि व्हेन अ रेड फ्लावर्ड पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ वाइट फ्लावर्ड पी प्लांट, देन F1 हाइब्रिड पी प्लांट्स आर फाउंड टू हैव पिंक फ्लावर्स। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, या तो रेड होना चाहिए था F1 को, या तो वाइट होना चाहिए था, कोई एक डोमिनेट हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे हम देखने को मिलता है हमें कि यहाँ पे पिंक हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन में ही दिख गया हमें कि ये पिंक फ्लावर्स आ गए, तो ना रेड हुआ ना वाइट हुआ, इसलिए कंप्लीट डोमिनेंस किसी का नहीं हुआ। और F2 में भी उसी तरह देखते हैं हम कि जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाता है और उसके बाद क्रॉस होता है तो कुछ जो हमें रिजल्ट मिलते हैं उसमें एक रेड 2 पिंक और एक वाइट दिखता है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। जबकि हमने यहाँ मेंडलिज्म में क्या देखा था, जीनोटाइप का रेशियो था 1:2:1 और फिनोटाइप था 3:1, लेकिन यहाँ फिनोटाइप भी जीनोटाइप के बराबर हो गया। तो यही एक एक्सेप्शन है। और सेकंड एक्सेप्शन अगर हम देखना चाहें, मेंडल्स के फर्स्ट लॉ का, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन हो गया कि को डोमिनेंस कभी कभी देखने को मिलता है हमें, मतलब दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डोमिनेंट होते हैं, मतलब दोनों के दोनों एक्सप्रेस कर जाते हैं। वो किस केस में होता है भाई, तो जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन अ कैटल ऑफ रेड कोट आर क्रॉस्ड विथ कैटल ऑफ वाइट कोट, देन F1 हेट्रोजाइगोट और हाइब्रिड इज फाउंड टू पोजेस रोवन कोट दैट इज रेड प्लस वाइट पैचेस। ठीक है, लाल कलर की गाय थी और एक वाइट कलर का गाय था। ठीक है, तो दोनों का जब क्रॉस, गाय कह लीजिए बुल था, तो जब दोनों को क्रॉस किया गया तो ना ही रेड कलर का ऑफस्प्रिंग हुआ ना ही वाइट कलर का ऑफस्प्रिंग हुआ, चितकबरा हो गया, मतलब कि दोनों के उसमें कलर्स मिक्स हो गए। ठीक है, अब इसका भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरह से जीन्स को क्रॉस किया गया है। जो रेड था वो प्योर रेड था, इसलिए उसमें दोनों अलील जो था कैटल का वो रेड था, और ये जो वाइट था वो प्योर वाइट था, उसमें दोनों अलील जो था वाइट था कैटल का। अब इसको क्रॉस करने पे हमें फर्स्ट जनरेशन में CR और CW वाले कॉम्बिनेशंस देखने को मिले। अब CR और CW को या तो रेड होना चाहिए था या तो वाइट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दोनों के दोनों पैचेस
बॉडी पे दिखने लगे, यानी कि को डोमिनेंस हो गया, दोनों का दोनों एक्सप्रेस हो गया। अब नेक्स्ट जनरेशन में भी वही हाल है कि रेड भी है, रोवन भी है और वाइट भी है। तो यहाँ तो समझ में आता है ये रेड क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों रेड वाला अलील है। तो यहाँ पे ठीक है, दोनों वाइट वाला अलील है, होमोलोगस हो गया ये, तो ये भी वाइट है ये, और ये अपना रेड है, दोनों ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी एक को डोमिनेट करना चाहिए था, इधर रेड को इधर वाइट को, लेकिन दोनों में से दोनों डोमिनेट कर गए, तो इसलिए रोवन कलर हो गया। फिर यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है वो 1:2:1 और 1:2:1 हो गया, जबकि फिनोटाइप क्या था याद कीजिए, 3:1 था जब नॉर्मल केस था डोमिनेंस का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लॉ समझने की कोशिश करते हैं हम, दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देखिए सेग्रीगेट होने का मतलब होता है अलग अलग हो जाना कैरेक्टर्स का। तो यहाँ पे मेंडल क्या कहते हैं आइए देखते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द अलील फॉर ईच जीन segregate from each other without influencing each other so that each gamete carries only one allele for each gene। तो इनका कहना है कि गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तो जो अलील होते हैं हर एक जीन के लिए, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से। मतलब अभी मैंने आपको क्या कहा कि एक पेयर होता है अलील का, जैसे टॉलरेंस का टीटी था, तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दोनों अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो वही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका सेकेंड लॉ है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। When a monohybrid cross is made between a red and white flowered pea plant, a red allele expresses itself in F1 generation while white color remains recessive। तो हम यहाँ पे रेड और वाइट फ्लावर्ड पी प्लांट की अगर बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट में पाया उन्होंने कि F1 जनरेशन जो है उसमें रेड अलील एक्सप्रेस होता है, जबकि वाइट कलर जो है वो रिसेसिव होता है। अब हम जब इसको क्रॉस करते हैं F2 में तो अगेन लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है। अब आप इसको पिछले एग्जांपल से कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी पी प्लांट्स थे रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स के साथ, बट वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट था, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है। तो हो सकता है दोनों में अलग अलग वेराइटीज़ यूज़ की गई हो। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेग्रीगेशन कैसे होता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था वो सेम जैसा आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा वैसे ही यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, ये समझना है कि रेड फ्लावर जो था वो रेड और दो रेड अलील से बने थे, तो जब गैमेट बनेगा तो दो गैमेट बनेंगे इसके, और जो वाइट था उसमें स्मॉल आर थे, सपोज हमने ऐसा डिनोट किया है, तो ये भी इंडिपेंडेंट होके अलग अलग हो जाता है और फिर कुछ इस तरह से ये क्रॉस होते हैं। ठीक है, तो आपको आर 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 और आर आर बस यही देखने के लिए मिलता है फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, जो कि सारे के सारे रेड होते हैं। और सेकंड जनरेशन में अगेन उसी तरह अगर आप क्रॉस कीजिएगा दो आर आर को तो आपको क्या दिखेगा, ये अलील्स दिखेंगे, और फिर हम इनको क्रॉस करेंगे तो हमें मिलेगा आर 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 और आर आर। ठीक है, तो ये हमने पहले भी देख लिया था डोमिनेंस में। तो यहाँ पे वही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब हो गया कि सेग्रीगेट हो जाते हैं सारे के सारे गैमेट्स। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, आप चाहे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को सबसे पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करें, यानी कि मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले डिफरेंस हो और उसको क्रॉस करें, तो हम देखते हैं कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मेल जोल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि when we study the inheritance of two gene pair together, inheritance of one gene pair does not influence the inheritance of other gene pair। मतलब कि अगर सपोज टॉलनेस की बात करें और ग्रीन येलो की बात करें, ग्रीन पीस और येलो पीस, ठीक है, तो टॉल और डॉर्फ को जब आप सपोज टॉल और ग्रीन है और डॉर्फ और येलो हो, जब इनको क्रॉस करिएगा तो आपको हर वैरायटी का देखने को मिलेगा।
तो इससे पता चलता है कि इंडिपेंडेंटली हर एक जीन जो है वो अलग अलग हो करके आगे की तरफ बढ़ता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म क्या है? अ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज परफॉर्म्ड बाय कंसिडरिंग टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, होमोजाइगस पी प्लांट्स हैविंग येलो राउंड सीड्स इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस पी प्लांट्स हैविंग ग्रीन रिंकल्ड सीड्स। ठीक है, येलो राउंड सीड्स और ग्रीन रिंकल्ड सीड्स। देखिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। पहला हो गया येलो और राउंड, दूसरा हो गया येलो और राउंड, तीसरा चौथा हो गया ग्रीन और रिंकल्ड। अब हम इनको क्रॉस करने का कोशिश करते हैं, देखते कि क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड, तो इसे हम कैपिटल वाई से येलो दिखाते हैं, स्मॉल वाई से ग्रीन दिखा रहे हैं, और कैपिटल आर से राउंड दिखा रहे हैं, स्मॉल आर से रिंकल्ड दिखा रहे हैं। तो अभी कुछ इस तरह का दो अलग अलग कैरेक्टर्स है, इसलिए 4 आपको अलील्स दिख रहे हैं यहाँ पे, दो अलग अलग यहाँ भी कैरेक्टर्स, इसलिए 4 दिख रहे हैं। अभी जब फर्स्ट हाइब्रिड बनेगा तो आपको क्या दिखेगा? वाई वाई आर आर और वाई वाई आर आर, मतलब सारे के सारे आपको येलो राउंड दिख रहे हैं। अगर येलो और राउंड को माना जाए कि ये डोमिनेंट अलील है, ये माना जाए क्या, या उनके एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया गया कि ये डोमिनेंट अलील है, इसलिए F1 में सारा का सारा येलो और राउंड दिखा। अगर आपके हेल्प के लिए मैं यहाँ पे इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ कि इसे कैसे क्रॉस हुआ होगा। यहाँ पे येलो येलो और रेड रेड है, ठीक है। तो पहले तो वाई आर इसके 2 बने होंगे, ठीक है, और यहाँ पे वाई आर और वाई आर होगा, ठीक है। अब आप किसी को भी क्रॉस कर लीजिएगा तो आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है, दैट इज़ वाई वाई आर आर, ठीक है। हर एक बार यही रिजल्ट मिले, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसका मतलब हो गया कि आपको फर्स्ट जनरेशन में जो है वो कैपिटल वाई स्मॉल आर, और यहाँ पे इस तरह से देखने मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब कि येलो और राउंड, ठीक है। अब चलिए समझते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें, जब इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो किस तरह के मिलते हैं रिजल्ट्स, किस तरह के मिलते हैं, उसी से इस्टेब्लिश हो जाता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, मतलब हर एक कैरेक्टर जो है वो आगे बढ़ते समय एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है। आइए यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। देखिए ये जनरेशन फर्स्ट जनरेशन का आउटपुट था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब इसमें दोनों मौजूद थे अलील, येलो वाला अलील भी था और ग्रीन वाला अलील भी था, लेकिन एक्सप्रेस हो रहा था येलो वाला, राउंड वाला भी था और रिंकल्ड वाला भी था, लेकिन एक्सप्रेस हो रहा था राउंड वाला। अब जब हम इसे क्रॉस कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से इनके गैमेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वाई और आर को अगर आप देखिएगा तो इसमें 4 गैमेट्स बनेंगे, वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो ये 4 गैमेट इधर बनेंगे, वही सेम 4 गैमेट इधर भी बनेंगे, तो उनको इस तरह से अरेंज करके लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिएगा अगर आप, तो इसको क्रॉस करने से क्या बन रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, मतलब पूर्णतः येलो राउंड, ठीक है। वैसे ही हर एक लाइन में इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ आप क्रॉस करते जाइएगा और लिखते जाइएगा। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि येलो राउंड भी दिख रहा है हमको, ये इतना सारा येलो राउंड दिखा, यहाँ भी येलो राउंड दिखा, लेकिन यहाँ देखिए आपको येलो रिंकल्ड भी दिखा, ठीक है, येलो राउंड भी दिखा, येलो रिंकल्ड भी दिखा, ठीक है, येलो राउंड। अब ग्रीन राउंड भी दिख रहा है, और यहाँ नीचे देखिए ग्रीन रिंकल्ड भी दिख रहा है, मतलब कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो इसी से पता चलता है कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गया है, मतलब कि वो अलग अलग आगे गैमेट्स में बढ़ रहा है और नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। तो मेंडल के तीनों लॉज करने के बाद अब हम कुछ और एक्सेप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि पॉलीजेनिक ट्रेट। ये भी मेंडलिज्म को एक एक्सेप्शन है कि कई बार ऐसा होता है कि मोर देन वन जीन जो है किसी ट्रेट को गवर्न करते हैं, एग्जांपल हाइट को, स्किन कलर को, आई कलर को। तो इन सब
को एक से ज़्यादा जीन गवर्न करते हैं, इसलिए इसमें मेंडलिज्म लगाना पॉसिबल नहीं होता। वैसे ये प्लियोट्रॉपी जब एक जीन जो है वो मेनी कैरेक्टर्स को गवर्न करता है। सिमिलरली जीन इम्प्रिंटिंग एक्सप्रेशन, इसमें क्या होता है कि जीन इम्प्रिंटिंग मतलब इसमें जीन जो है मार्क्ड होता है, मतलब वो फादर और मदर से सेम जीन हमें प्राप्त हो रहा है, बट वो इस तरह से मार्क्ड होता है कि दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। ठीक है, तो जीन इम्प्रिंटिंग पूरे डिटेल में हमें पढ़ना है, हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में से देखेंगे। अभी सिर्फ आप जीन इम्प्रिंटिंग को याद रख लीजिए कि ये एक्सेप्शन है। वैसे सप्रेसर जीन कई बार मौजूद होता है जो कि डोमिनेंट अलील को एक्सप्रेस होने से रोकता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस हो गए। और अब हम इसमें देख लेते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। मैन में देखिए बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है मेंडेलियन फैशन में आगे जाते हैं, बट बहुत सारे नहीं भी जाते हैं। अभी हमने पॉलीजेनिक ट्रेट देखा, ये सब देखा, बहुत सारे ट्रेट्स नहीं भी मेंडेलियन फैशन में आगे बढ़ते, बट जो बढ़ते हैं उनकी अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको अगर सेपरेट 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ गया तो इसका एक इंट्रो देंगे। तो इंट्रो में यही देना है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट तो नहीं डिज़ाइन कर सकते ह्यूमन बीइंग के साथ एज ए सब्जेक्ट्स, येट देर आर सर्टेन कैरेक्टर्स विच कैन बी स्पॉटेड आउट इन द पेरेंट्स एंड इट्स इनहेरिटेंस ट्रेस्ड इन देयर चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसमें 2 सच कंडीशंस जिनका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है वो है एबिलिटी टू टेस्ट फिनाइल थायोकार्बामाइड और एबिलिटी टू रोल द टंग लॉन्गिट्यूडनली। तो जो ये कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं टेस्टर, और जो ये कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं रोलर, और जो नहीं कर पाते हैं वो नॉन टेस्टर और नॉन रोलर। ठीक है, तो रोलर वर्सेस नॉन रोलर और टेस्टर वर्सेस नॉन टेस्टर। तो रोलर कौन होंगे? इनहेरिटेड एज ए डोमिनेंट ट्रेट, जब मतलब वो ट्रेट जो है डोमिनेंट होता है और वो जिसमें मौजूद होता है वो रोलर्स होते हैं, और जिनमें नहीं मौजूद होता है वो डोमिनेंट ट्रेट तो वो रिसेसिव हो जाते हैं और वो नॉन रोलर्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही टेस्टर में भी अलील फॉर टेस्टिंग इज डोमिनेंट। तो जो जिनको इस चीज़ का, इस केमिकल का टेस्ट आ रहा है उनमें ये डोमिनेंट वाला अलील मौजूद होता है। तो अभी अगर टेस्टर रोलर और नॉन टेस्टर नॉन रोलर के बीच मैटिंग कराया जाए तो जो F1 जनरेशन है वो इसमें हमें जो जेनेटिक स्ट्रक्चर मिलता है इसमें सारे के सारे टेस्टर और रोलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डोमिनेंट दोनों के दोनों डोमिनेंट अलील मौजूद है टेस्टर और रोलर का। लेकिन अगेन नेक्स्ट जनरेशन में देखा गया कि सारे तरह के हमें आउटपुट मिले, जस्ट लाइक हमने पीछे देखा था जब हमने देखा था राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो पीस का जब हमने किया था तो जिस तरह का हमें रिज़ल्ट मिला था एकदम उसी तरह का रिज़ल्ट यहाँ पे मिलेगा, मतलब सारे वेराइटीज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि मेंडलिज्म फॉलो हो रहा है, मेंडेलियन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। और कुछ अदर इंस्टेंसेस हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस के, जैसे कि चिन फिशर, जैसे हमारे चिन के पास एक गड्ढा होता है, मिड डिजिट हेयर, हमारे उंगलियों में बाल, फ्री ईयर लोब, हमारा कान जो है वो थोड़ा अलग होता है हमारे फेस से, लॉन्ग आई लैशेज, देखिए यहाँ लॉन्ग आई लैशेज है, और विडो पीक मतलब यहाँ पे हेयरलाइन कुछ इस तरह का होता है जैसे इस पिक्चर में हेयरलाइन बाहर की तरफ नहीं। ये सब डोमिनेंट ट्रेट्स हैं और ये सब मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं। और रिसेसिव ट्रेट में क्या हो गया? एल्बिनिज़म। देखिए एल्बिनिज़म ये सारे इंडियन फैमिलीज़ हैं, ये इनको आप फॉरेनर मत समझ लीजिएगा, ये सारे एल्बिनिज़म के शिकार हैं। तो ये रिसेसिव ट्रेट होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये एक तरह का डिजीज़ है। ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसा ये भी एक तरह का जेनेटिक कंडीशन है जिसमें फेस पे इस तरह के पैचेस हमें नज़र आते हैं, ये रिसेसिव ट्रेट है। सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे लंग्स में होता है, जिससे कि हमारे लंग्स के जो ब्रोंकस हैं उसमें म्यूकस जम जाता है, जिससे कि पुअर एयर फ्लो होता है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये सब रिसेसिव ट्रेट्स हैं जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं। तो इनका एग्जाम्पल्स आप ज़रूर देंगे, एग्जाम्पल देने से आपका आंसर अच्छा बनता है और ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। फिर कुछ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, जैसे हेमोफीलिया और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, ये रिसेसिव ट्रेट्स हैं सेक्स लिंक्ड, मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम में ये पाए जाते हैं।
ठीक है। वैसे ही सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट में विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है, इसका भी एग्जांपल आप देंगे। और मल्टीपल एलिलिक कैरेक्टर्स जो है जैसे कि ब्लड ग्रुप, इसमें एक से ज़्यादा अलील इन्वॉल्व होते हैं ब्लड ग्रुप को मतलब आगे के जनरेशन में पहुंचाने के लिए। बट अगेन ये भी मेंडलिज्म फॉलो करता है। इंटरेस्टिंग बात है कि ये मल्टीपल अलील होने के बाद भी मेंडलिज्म फॉलो करता है। अब कुछ डिफ़िकल्टीज़ है मेंडलिज्म को इन प्राइमेट मॉडल, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एनालाइज ह्यूमन एंड प्राइमेट पेडिग्री ऑन द बेसिस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस ड्यू टू रीज़न लाइक इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस, वाइवल एज ऑफ ऑनसेट, सेक्स इन्फ्लुएंस, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे वाइवल एज ऑफ ऑनसेट मतलब कभी कभी जीन जो है वो लेट से एक्सप्रेस करता है। प्लांट्स की तरह तो हम लोग है नहीं कि एकदम सेम वे में सब के सब बढ़ेंगे, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ हमेशा म्यूटेशन, डिफरेंस और इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस, सेक्स का इन्फ्लुएंस मेल फीमेल में अलग अलग बहुत सारा हमारे बॉडी पे डिफरेंसेस है प्लांट्स से। तो इस वजह से मेंडेलियन स्टडीज़ को हमारे ऊपर करना मुश्किल है। अदर डिफ़िकल्टीज इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जैसे कि फिनोटाइप कैन डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। अब जीनोटाइप हमारा कैसा भी हो सकता है हमारा जीनोटाइप हो टॉल बनने का, हमें टॉल होना हो, ठीक है, लेकिन हम इतने भूखमरी से गुजरे कि हमारा न्यूट्रिशन कम रह गया और हम लंबे नहीं हो पाए। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट रोल प्ले करता है, ठीक है। एग्जाम्पल है डायबिटीज़ मेलिटस एंड हाइपरटेंशन आर जेनेटिक डिजीजेज बट टाइम ऑफ ऑनसेट एंड सिवियरिटी डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज डाइट, स्ट्रेस। तो जेनेटिक डिजीजेज भी इन्वायरमेंट और फूड ये सब से अफेक्ट हो रहे हैं। फिर है डबल म्यूटेंट लोकी, समटाइम्स अ सेकेंड जीन लोकस इज इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन ऑफ ए फिनोटाइप। सिर्फ एक जीन से नहीं होता है, कई बार पॉलीजीनिक कैरेक्टर्स होते हैं, तो वैसे में भी हमें पता नहीं चलता है कि मेंडलिज्म फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे इन केस ऑफ थैलेसीमियाज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिजीज caused by disorders in the HB synthesis result due to mutant allele at the X globulin locus of chromosome 16 and beta globulin locus on chromosome 11। तो 2 क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं थैलेसीमिया के लिए। तो अभी इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टडी करना कि कैसे पेरेंट से बच्चे में आ रहा है, मेंडलिज्म फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर जैसे अनसर्टेन डोमिनेंस है, इसमें क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि डोमिनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, डोमिनेंट ट्रेट रियल में डोमिनेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया का केस यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें क्या लगता है, क्या होता है कि ट्रेट डिस्प्ले डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न बिकॉज RBCs ऑफ बोथ हेट्रोजाइगोट दैट इज HBA एंड HBS and the mutant homozygote HBS are seen to be sickle, ठीक है। बट क्लिनिकल व्यू पॉइंट क्या है कि ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस एज ओनली होमोजाइगस HBS आर सीन टू डेवलप सिम्टम्स ऑफ सीरियस एनीमिया। तो क्लिनिकल मतलब जो रियल वर्ल्ड में देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जब रिसेसिव कंडीशन होता है, मतलब होमोलोगस कंडीशन होता है, दैट इज़ दोनों सिकल सेल वाला ही अलील मौजूद हो, तभी सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक्सप्रेस होता है। लेकिन मेंडलिज्म और हमारा जेनेटिक स्टडी क्या कहता है, मेंडलिज्म नहीं, जेनेटिक जो मतलब स्टडीज़ है वो ये कहते हैं कि सिकल सेल वाला जो ट्रेट है वो डोमिनेंट इनहेरिटेंस के नेचर का होता है। तो अगर एक भी सिकल सेल वाला मौजूद हो तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो दिखना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। सिकल सेल का ट्रेट मौजूद होने के बाद भी सिकल सेल एनीमिया नहीं दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिकल सेल 1:3 नज़र आता है क्लिनिकल भी पॉइंट में, मतलब 4 में सिर्फ 1 सिकल सेल एनीमिया शो कर रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 शो करेगा सिकल सेल एनीमिया, सिर्फ 1 जो है वो नहीं करेगा। तो इस तरह से अनसर्टेन डोमिनेंस भी हम देखते हैं जिससे कि मेंडलिज्म को यूज़ करना मुश्किल हो जाता है ह्यूमंस के लिए।
अब आता है एप्लीकेशन ऑफ मेंडलिज्म। देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, अब तो न्यूमरस एप्लीकेशंस है, प्लांट्स में तो और ज़्यादा है, बट हम कुछ सिलेक्टेड करेंगे, दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस करने में मेंडलिज्म कैसे हेल्प करता है? ट्रांसमिशन ऑफ ए कैरेक्टर कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द अर्लीस्ट पेरेंट टू द मोस्ट रिसेंट प्रोजेनी। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो क्लियरली नज़र आ जाते हैं कि पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है, और उनको ट्रेस किया जा सकता है। पेडिग्री एनालिसिस हम लोग ने देखा था लेक्चर्स में कि कैसे एक जब दो लोगों की शादी होती है, सॉरी मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनमें कैसे आगे ट्रांसफ़र होता है ट्रेड, तो उसके लिए मेंडलिज्म हेल्प करता है। वेदर अ कैरेक्टर इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव कैन बी फाउंड आउट बाय पैटर्न ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द फैमिली। अब पेडिग्री एनालिसिस हमने देखा, उसके बाद हमें पता चला कि अच्छा ये वाला तो आगे हमेशा दिख ही रहा है, तो हम उसके बेसिस पर डोमिनेंट और रिसेसिव भी फिगर आउट कर सकते हैं। जब शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने रेशियो, मतलब उसका परसेंटेज क्या है शो होने का, इन सब से डोमिनेंट रिसेसिव निकाला जा सकता है। फिर मेंडेलियन लॉस however allow pedigree analysis with respect to only those characters that are caused by a single allele pair, बट यहाँ पे वही रिस्ट्रिक्शन है कि पॉलीजीनिक नहीं होना चाहिए, सिंगल अलील पेयर से अफेक्टेड होना चाहिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स, तभी हम उसको पेडिग्री एनालिसिस में मेंडलिज्म के थ्रू मतलब स्टडी कर सकते हैं। फिर मेडिको लीगल एप्लीकेशन जैसे कि पैटर्निटी डिस्प्यूट, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन कैन बी अप्लाइड। देखिए पैटर्निटी डिस्प्यूट में लॉ ऑफ डोमिनेंस और मतलब यूज़ कर सकते हैं हम मेंडलिज्म को। कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डोमिनेंट है, अगर सपोज फादर में है और बच्चे में नहीं है और वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल फादर है और सोशल फादर है दोनों अलग अलग है, ठीक है। मेडिकल एप्लीकेशन है जैसे कि हिस्टोकम्पैटिबिलिटी स्टडी में इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इन सब को डील करने में मेंडलिज्म हेल्प करता है। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में हेल्प करता है। तो सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पीछे देखा था, अभी यहाँ पे देखिए सिकल सेल वाला जो केस देखा था, सेम उसी तरह से आपको आरएच इनकम्पैटिबिलिटी भी स्टडी करने में हेल्प करता है। हालांकि सिकल सेल में थोड़ा डिफरेंस आया था, बट आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में बहुत हेल्पफुल होता है। अभी कैसे करते हैं इसको समझना इज़ अगेन अ वेरी बिग स्टोरी। यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, अगर आप इतना डिटेल में नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी करके दे सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग, प्रोग्रेशन ऑफ जेनेटिक डिजीज़ेज जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब कैसे आगे प्रोसीड कर रहा है, तो इसमें मेंडलिज्म हेल्प करता है और हम जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, कितना परसेंटेज है आगे डिजीज़ को कैरी फॉरवर्ड होने का, ठीक है। हाइब्रिड वेराइटीज़, बहुत सारे सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के डिजीज़ रेजिस्टेंट और हाई ग्रोथ, हाई यील्ड वेराइटीज़ डेवलप किए जा चुके हैं मेंडलिज्म के नॉलेज के बेसिस पे, ठीक है। तो इतना सारा यूज़ है और भी बहुत सारे यूज़ है, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे थोड़ा सा सर्च करना है और अपने वैल्यू एडिशन कर लेना है, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा लेक्चर था, आई होप आपको मेंडलिज्म क्लियर हो गया हो, तीनों लॉ क्लियर हो गए हो, आपको डेविएशंस क्लियर हो गए हो, एक्सेप्शंस क्लियर हो गए हो, एप्लीकेशंस क्लियर हो गए हो, और ये सारे पॉइंट जब आप लिखेंगे तो आप 20 मार्क का एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।